हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा जो विषय ये है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल। पर्यावरण परिस्थिति तथा आपदा प्रबंधन, इसमें दो टॉपिक हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें पहला हमारा टॉपिक है पर्यावरण ने सुरक्षा एवं परिस्थिति तंत्र। पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोष स्तरों पर रासायनिक का संचय कहलाता है। ए जैव आवर्धन, बी जैव संचय, सी जैव विविधता, डी सुपोषण। से आंसर है इसका ए जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन। इसका तात्पर्य खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर पर मौजूद जीवों से उत्पन्न में विषैले पदार्थों जैसे पारा या डीटीएस की बढ़ती सांद्रता है। फिर है जैव संचय बायो एक्यूमुलेशन, यह किसी पदार्थ का समय के साथ किसी एक जीव के भीतर जमा होना है, न कि संपूर्ण खाद्य श्रृंखला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की। ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, बी फ्रेडरिक रेडजेल, सी ग्रिफ्थ टेलर, डी एलन चर्चिल सैंपल। से आंसर इसका सी भूगोल में स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसे नियम नियतिवाद का नाम जाता है, की अवधारणा ग्रिफ्थ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। टेलर ने इसे पर्यावरण नियतिवाद प्रकृति नियम के मनुष्य के नियम को नियंत्रित करती है और संवेदवाद मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण करता है के बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुकरीब के संबंधित प्रजातियां जो एक ही सतह के संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है अनिश्चित काल तथा एक साथ नहीं रह सकती। ए लेविया का न्यूनतम नियम, बी गॉस का नियम, सी हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, डी एलन का नियम। से आंसर इसका बी गार्ड का नियम, जिसे प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्तन सिद्धांत के रूप में जाना है, कहता है कि समान निकेल वाली दो प्रजातियां, जिसका अर्थ है वे बिल्कुल समान संसाधनों के लिए एक ही तरीके से प्रतिस्पर्धा करती हैं, वे स्थिर वातावरण में सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। अगला प्रश्न है, किस स्टोन प्रजाति किस शब्द से गढ़ा था। शब्द किसने गढ़ा था, किस स्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। ए हाराबर्ट टी पेन, बी माइकल ई सुले, सी जेम्स ए स्टेन, डी जॉन एच लॉटन। से आंसर इसका ए स्टोन प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी प्रणाली वैज्ञानिक रॉबर्ट पीटेन ने 1969 में किया था। अगला प्रश्न है, जलीय परिस्थिति तंत्र का बायोमास पिरामिड है। सीधा पिरामिड, आलसिंग सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। से आंसर इसका सी जलीय परिस्थिति तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि जलीय परितंत्र में उत्पादन सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। उदाहरण तालाब परितंत्र में जीव मात्रा का पिरामिड उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ निम्न पोषण स्तर पर उत्पादकों की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन उनका आकार कम होने पर उनकी सकल जीव मात्रा कम हो जाती है। दूसरे व तीसरे पोषण स्तर के जीवों की संख्या कम होते भी उनकी जीव मात्रा अधिक होती है, अतः किसी तालाब परितंत्र में जीव मात्रा पिरामिड उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, घास के मैदान परिस्थिति तंत्र में परिस्थिति पिरामिड का प्रकार है। ए क्षैतिज, बी उल्टा, सी ए और बी, डी सीधा। से आंसर इसका डी घास के मैदान परिस्थिति तंत्र में परिस्थिति पिरामिड सीधा बनता है। इसमें सबसे नीचे बहुत अधिक घास, इसके ऊपर अपेक्षाकृत कम संख्या में शाकाहारी जीव और इसके ऊपर कम संख्या में मांसाहारी जीव आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का पर मानवीय मांग का माप क्या है। ए स्थान, बी परिस्थितिकी पश्चिम, सी इकोटोन, डी बायोम। से आंसर इसका बी पृथ्वी के परिस्थितिकी तंत्र मानवीय मांग का माप मुख्य रूप से परिस्थितिकी पश्चिम कहलाता है। यह माप दर्शाता है कि मानव जाति प्रकृति से कितने संसाधन सेवा की मांग करते हैं और उनकी यह मांग परिस्थिति तंत्र की जैव क्षमता से कितनी अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा जीव परिस्थिति तंत्र के अपघटक रूप में कार्य करता है। ए बैक्टीरिया और कवक, बी शेर और बाघ, सी गाय और भैंस, डी पौधे। से आंसर इसका ए बैक्टीरिया कवक जीव परिस्थिति में बैक्टीरिया और कवक अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। यह मृतक कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर तत्वों और अणुओं को मुक्त करते हैं तथा उनका पुनः संरक्षण करते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में आ जाते हैं, जिससे पौधे व अन्य जीव उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया परिस्थिति तंत्र में पोषण तत्वों के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के दो मूल घटक। ए पौधे और प्राणी, बी जीवीय और अजीवीय, सी पौधे और प्रकाश, डी घासपात और सूक्ष्म जीव। से आंसर इसका बी जीवीय और अजीवीय। पारिस्थितिकी परितंत्र इकोसिस्टम 1935 में एनजी टांसले द्वारा परितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित
ठीक है, टेस्ले के अनुसार परितंत्र के दो मूल घटक हैं जिसमें इनकी होती है अजैविक और जैविक। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेल हैकल को प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेल हैकल ने 1866 में किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। ए जे टांसले, बी वोर, सी जे थॉमस, डी न्यूटन। से आंसर इसका ए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद ए जी टांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया था। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव विभिन्न संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? ए फ्लोरा, बी फाना, सी बायोस्फीयर, डी फिफ्टीन कोई नहीं। से आंसर इसका बी। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य समूह को फाना कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के समूह को फ्लोरा कहते हैं। ये जीवन के मात्र दो रूप हैं जो एक स्थान से विद्यमान हो सकते हैं। इनमें जीवन के अन्य रूपों से फफूंदी या एक कोशीय जीव, गैर उत्पादक और गैर जंतुवीय जीवों जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अजैविक नहीं है? ए पानी, बी मदरा, सी हवा, डी कवक। से आंसर है इसका डी कवक। विकल्प में अनुसार पानी, हवा व मदरा अजैविक घटक है जबकि कवक जैविक घटक है। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिनमें जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव आते हैं। प्रकाश या ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण में जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है। जैसे मदरा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलीय गति में अजैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तय करता है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी हरे पौधे, डी प्रोटोजोआ। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार हरे पौधे और सौर ऊर्जा में सबसे बड़े स्थिरीकरण का तय करता है। अन्य जीवधारी इन्हीं पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करके उनमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड होता है। ए सदैव उल्टा, बी कभी भी ऊपर की ओर नहीं, सी सदैव ऊपर की ओर, डी कोई विकल्प सही नहीं। से आंसर इसका सी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को एक खाद्य पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव ऊपर की ओर होता है। ऊर्जा के प्रत्येक पोषण से 90% ऊर्जा का ह्रास होता है तथा 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंच पाती है। इस नियम का प्रतिपादन वर्ष 1942 में लिंडेमान द्वारा किया गया था, इसलिए इसे लिंडेमान का 10% का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार का जीव भार बायोमास पिरामिड होता है? ए ऊपर की ओर, बी नीचे की ओर, सी ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर दोनों, डी कोई विकल्प नहीं सही नहीं है। आंसर इसका ए। वन व घास स्थल मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों भार पिरामिड सीधे व ऊपर की ओर बने क्योंकि दोनों तंत्रों के प्राथमिक उत्पादों क्रम वर्ष व घास है का भार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार से अधिक होता है। दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के पिरामिड के क्रम वर्षों या घास के चौड़े आधार की ओर तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को भार के ऊपर की ओर दिखलाया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चारण खाद्य श्रृंखला? ए मृतजीव कीड़े, मेंढक, सांप, बी घास, खरगोश, लोमड़ी, सी वर्ष फल खाने वाले पक्षी, जूं तथा कीड़े, डी कोई विकल्प सही नहीं है। आंसर इसका बी, घास, खरगोश, लोमड़ी। सामान्य रूप से श्रृंखला खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक चराई खाद्य श्रृंखला और अप्रदम खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी, तृतीयपोषक तथा जाती है। चारण या खाद्य श्रृंखला घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीव भार बायोमास पिरामिड होता है? ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, सी जलीय तथा मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र दोनों, डी ना ही जलीय ना ही मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न, इसका उत्तर है ए। हाँ, जलीय पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब के जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकता की संख्या अधिक होते भी भार कम होता है, जबकि उच्च मांसाहारी बड़ी मछली जंतुओं की संख्या कम होते भी भार अधिक होता है। इस प्रकार उल्टे पिरामिड के आधार पर छोटे छोटे हरे पौधे तथा ऊपर के चौड़े भाग में बड़ी मछलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, टेगा किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, बी वन पारिस्थितिकी तंत्र, सी टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, डी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। से आंसर इसका बी।
टेगा 1 परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। टेगा 1 का विस्तार 50 से 70 उत्तराक्षांक के मध्य है। यह एक विस्तृत पट्टी के रूप में कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लाटविया तथा साइबेरिया में फैला है। यहाँ के वनस्पतियों को कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं चीड़, स्प्रूस, फर, बर्च, पाइन। अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के परिस्थितिकीय पिरामिड होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है इसका बी 3। किसी भी परिस्थितिकीय तंत्र के प्राथमिक उत्पादनों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखलाया जाता है तो इन परिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिंड पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव निर्मित परिस्थितिकी तंत्र नहीं? ए उद्यान, बी घरेलू मछली घर, सी वनस्पतिक उद्यान, डी घास का मैदान। सही आंसर है इसका डी। मानव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं जैसे भोजन वस्तु, लकड़ी और अन्य लाभदायक उत्पादनों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करता है। फलस्वरूप नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जिससे मनुष्य अधिक संलग्न रहता है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके उदाहरण उद्यान, घरेलू मछली घर, वनस्पति उद्यान आदि हैं, जबकि घास का मैदान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी को पहचानिए। घास, कीट, मेंढक, एक्स गरुड़, ए कुत्ता, बी खरगोश, सी पक्षी, डी सांप। आंसर डी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारी का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य व भक्षक के रूप में सम्मिलित रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवधारी का क्रमिक है, देखो इसमें 4 का बायोम, इधर है इसका संबंधित पक्षी और पशु, पक्षी या जानवर ना, पक्षी और कीट, और इधर है इससे संबंधित जो श्रेणी है, गरुड़, बाज, सांप, मेंढक, कीट, घास। ठीक है, फिर है उच्च मांसाहारी, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और उत्पादक। खाद्य श्रृंखला। पहला प्रश्न है, जैविक शब्दावली में किन 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिनमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है? ए अन्योन्याश्रयवाद, बी परजीविता, सी सहभोजिता, डी सहजीविता। आंसर तो सी। जैविक शब्दावली में सहभोजिता अलग अलग जाति के 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध है, एक साथ रहने तथा भोजन करने इत्यादि, जिसमें एक जीव के जीव को दूसरे जाति के जीव से लाभ है, लेकिन दूसरी जाति के जीव को पहली जाति के जीव से न ही कोई लाभ होता और न ही कोई हानि, अर्थात दूसरी जाति का जीव सदैव अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार परजीविता अलग अलग जीवी के 2 जाति के 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध है, एक साथ रहने पर भोजन करने आदि, जिनमें एक जाति के जीव को दूसरी जाति के जीव से लाभ प्राप्त होता है, जबकि दूसरी जाति के जीव को पहली जाति के जीव से हानि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परोपजीवी खाद्य श्रृंखला है? ए वर्ष, फल खाने वाले पक्षी, जूं तथा कीड़े, बी घास, खरगोश, लोमड़ी, बाघ, सी घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, डी पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, मछली और बाघ। सही आंसर इसका ए। परोपजीवी परजीवी खाद्य श्रृंखला शाकाहारी जंतुओं से शुरू होती है, किंतु उनमें ऊर्जा का प्रभाव बड़े आकार के जंतुओं से छोटे आकार वाले जंतुओं की ओर होता है। अतः बड़े आकार के जंतु पोषक व छोटे आकार वाले जंतु जिनकी खास संबंधी आवश्यकता पोषक द्वारा होती है परजीवी कहलाते हैं। उपयुक्त बिल्कों में परजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है वर्ष, फल खाने वाले पक्षी, जूं तथा कीट। इसके पिरामिड उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? ए अजैविक कारक, बी आवास, सी जैविक कारक, डी अजैविक कारक। से आंसर है इसका सी। जैविक घास जीवित चीजें, जैविक घटक जीवित चीजें हैं जो एक परिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं, जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं? ए भौतिक और सामाजिक घटक, बी जैविक और अजैविक घटक, सी रासायनिक व भौतिक घटक, डी जैविक और प्रतिजैविक घटक। सही आंसर है इसका बी। एक भौगोलिक इकाई में निवास करने वाले जीवों और उस इकाई में पर्यावरण के अंतर संबंधों का समयबद्ध और क्रमबद्ध अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। एजी टांसले के अनुसार वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के समस्त जीवों और अजैविक कारक अनुसंबद्ध होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही आंसर है इसका डी चौथा।
एक जीव का ट्रॉफिक पौष्टिकता स्तर वह स्थिति है जो एक खास श्रृंखला में व्याप्त है। एक खास श्रृंखला उन जीवों का उत्तराधिकारी है जो अन्य जीवों को खाता है और बदले में समय खाए जाते हैं। एक खास श्रृंखला पोषण स्तर पर एक से शुरू होता है, जैसे ही प्राथमिक उत्पादन पौधे स्तर 2 पर शाकाहारी, 3 या उच्च स्तर पर मांसाहारी और आमतौर पर 3 या 4 शीर्ष कार्यों के साथ समाप्त हो जाते हैं। अतः तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला या 5 वे स्तर पर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, कौन से जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादों पर निर्भर करते हैं? ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी निवेशक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? खास श्रृंखला में उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उत्पादक पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उपभोक्ता उत्पादन से निर्मित भोज्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी एवं मांसाहारी दो प्रकार के जीव आते हैं तथा अपघटक के वे जीव हैं जो परे उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके जीव से का अपघटन करते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला, जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला डैश का क्या निर्माण करते हैं? ए आहार श्रृंखला, बी आहार चक्र, सी आहार जाल, डी आहार चरण। आंसर है इसका ए। खास श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादन प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय तथा तृतीय उपभोक्ता आते हैं। यह श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। पौधों के टिड्डा, खरगोश, हिरण जैसे जीव खाते हैं, फिर उन्हीं जीवों को दूसरे जीव मांसाहारी खाते हैं। इस तरह एक चक्र चलता रहता है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परिस्थिति है? ए जलाशय, बी झील, सी अर्ध शुष्क क्षेत्र, डी नदी। आंसर इसका सी। झील, तालाब, नदी तथा सागर जलीय परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं, जबकि अर्ध शुष्क क्षेत्र मैदान, वन व आदि स्थलीय परितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, मृत जैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपमार्जन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका सी। अपघटक वर्ग मुख्य मृत उपजीवी कवक एवं जीवाणु होते हैं जो प्राय मृत उत्पादक तथा उपभोक्ता का अपघटन कर सकते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी से संबंधित है? ए सर्वहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी, डी प्राणीमंद प्लवक जुफलेकटन। सही आंसर इसका ए। सर्वहारी ऐसे जानवर कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति, सब्जी, फल और मांस दोनों को शामिल करते हैं। इन जीवों के खाने और हाजमे की प्रणाली किसी एक चीज के पालने के लिए नहीं बनी होती, जैसे शेर के चाकों के दांत और गाय के पेट घास पत्तों के लिए बिल्कुल ठीक होते हैं। सर्वहारी नस्लों का विकास ऐसे वातावरण में हुआ है जिसमें इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए वह सब कुछ खाना पड़ता है, जैसे मनुष्य, कौवे, रेनकू सर्वहारी जीवों के उदाहरण है। मांसाहारी, इसके अंतर्गत सिंह, बाघ, चीता, सील एवं लक्कड़बग्गा आदि जीव आते हैं। शाकाहारी, दूध उत्पादन, फल, सब्जी, अनाज, बादाम आदि बीज सहित वनस्पति आधारित भोजन को शाकाहार कहते हैं। शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी नहीं खाता। जुबलेक्टन एक श्रेणी में छोटे प्रोटोजोस होते हैं जिनमें शामिल है, इनमें होलो प्लेक्टिनिक जीव शामिल है। अगला प्रश्न है, जानवरों का वह सहयोग जिनमें दोनों भागीदार शामिल होते हैं उसे क्या किस रूप में जाना जाता है? ए सहजीविता, बी परजीविता, सी कालनी, डी अन्योन्याश्रयवाद। आंसर इसका डी अन्योन्याश्रयवाद या सदोपकारिता। यह दो प्रजाति के मध्य स्थायी संबंध है जिसमें पारंपरिक कार्य की निर्भर होता है। इसमें दो प्रजातियों का लाभ होता है, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो लेग्यूमिनोस कुल के पौधे की जड़ें रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं जो पौधे के काम आती है और बदले में पौधे जीवाणु को कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अगला प्रश्न है, सभी हरे पौधे व कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपमर्जन, जीवाणु। से आंसर इसका बी। पादप उद्भिद जीव जगत का एक बड़ा संघ है जिसे अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में समर्थ होते हैं तथा कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए क्षेत्र में पौधे और जानवर दोनों में रहने वाले जीवों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? ए बेथेलियम, बी बेरेज, सी बायोमास, डी बफर। से आंसर है सी। समस्त वनस्पतिक व प्राणिक संयुक्त रूप से सर्जित पारिस्थितिकी को जीवोम कहते हैं तथा जीवोम एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त पादप प्राणियों का वर्त पारिस्थितिकी समुदाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वहारी, डी सर्वपोषी। से आंसर है इसका डी। सर्वपोषी वे जीव है जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस कार्य के लिए वे प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सर्वपोषी जीवों को खाद्य श्रृंखला का उत्पादक कहता है तथा यह सर्वपोषी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पोषण के तरीके में जीव पोषक तत्वों को मृत
क्षयकारी पदार्थ विलयन के रूप में लेते हैं। ए मतपोषी पोषण, बी कीटभक्षी पोषण, सी सहजीवी पोषण, डी परजीवी पोषण। सही आंसर इसका ए। मतपोषी पोषण के जीव मृत्यु जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की तरह से घुलित विलयन रूप कार्बनिक पदार्थ के रूप में सूचित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी या सेपरेटोफाइट कहलाते हैं। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है क्योंकि ये जटिल अणुओं का विघटन करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में इसके पोषण विधि द्वारा होते हैं। अगला टॉपिक है वन व वन्यजीव संरक्षण, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सॉरी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या है? ए मैग्रो इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, बी मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइट हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, सी मैग्रो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर हैबिटेट एंड टूरिज्म इम्प्रूवमेंट, डी मरीन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड ट्रेड इंटीग्रेशन। आंसर इसका बी। मिष्टी मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम भारत सरकार की एक संरक्षण योजना जिसे 5 जून 2023 को शुरू किया गया था, यानी कि 5 जून मतलब पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है 22 पर रिजर्व का विचार किसके द्वारा किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था? ए यूनेस्को मानव और मंडल, बी IUCN जैव विविधता पर सम्मेलन, सी WWF वैश्विक पर्यावरण सुविधा, डी UNEP पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका ए। 22 पर रिजर्व का विचार 1971 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। यह प्राकृतिक परिस्थिति में और उपयुक्त आकार में इन सिटू परिस्थिति प्रणाली पर विचार करने के उद्देश्य से शुरू किया ताकि जीवित संसाधनों में निर्बाध विकास को सुनिश्चित किया जा सके। 22 पर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण और सतह के विकास को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है अचानक कुमार अमरकंट 22 पर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका ए। ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न किस वर्ष के वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन से भारत में वन रोपण प्रक्रिया में तेजी आई थी? ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1995। आंसर इसका ए। भारत में वन रोपण तथा वनों के संरक्षण में तेजी 25 अक्टूबर 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियम से आई थी। इसके तहत वनों में कटाई को नियंत्रित किया जाता है तथा वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में स्थित 13वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी केबिली लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सी डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सी आंसर इसका सी। यह मणिपुर में स्थित है। भारत में 13वां राष्ट्रीय उद्यान केबिली लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह उद्यान विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी किनारे तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है किस वर्ष के वन संरक्षण अधिनियम में भारत में वन रोपण प्रक्रिया की जाती है? ए 1980, बी 1985 है, सी 1990, डी 1995। आंसर इसके वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। इन कानून के वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर वन रोपण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लागू होने के बाद वन भूमि की गैर वानिकी की उपयोग की भारी गिरावट आई। यह अधिनियम देश के पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सेवन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है? ए इराक, बी ईरान, बी इराक, सी अफगानिस्तान, डी तुर्की। से आंसर इसका सी। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क की औपचारिक स्थापना जनवरी 2011 में भूटान में हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है जिसे भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 13 अप्रैल 2016 को पूर्ण मंजूरी दी। इस नेटवर्क में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। यह संगठन दक्षिणी एशिया में अवैध वन्यजीव व्यापार अपराधों को रोकने के लिए बना है। प्रश्न कहाँ दिए गए में केवल अफगानिस्तान इसका सदस्य है। अगला प्रश्न है दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी झारखंड, डी तेलंगाना। सी आंसर इसका सी झारखंड। यह अभ्यारण्य हाथियों के लिए स्वर्ग है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? ए नेवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सी खाग
जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी। खागजेंद्र जोंगा राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से लाल पांडा के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, इसी तरह लाल पांडा सिक्किम का एक राज्य पशु भी है। अन्य है इसमें नवगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी हेमिस राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर इसका बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट है सबसे पुराना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह 4400 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। अगला प्रश्न है, इनमें तो कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? ए काजीरंगा, बी कान्हा, सी पेंचियार, डी दाची-गाम। सही आंसर इसका डी। काजीरंगा कान्हा पेरियार टाइगर रिजर्व है दक्षिणी, जबकि दाची-गांगा राष्ट्रीय उद्यान दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान है। यह हंगोल तथा कश्मीर स्टेट आरक्षित क्षेत्र है जो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां, जबकि राता पानी अभ्यारण्य 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अगला प्रश्न है, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। ए वन महोत्सव, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी हरित क्रांति, डी चिपको आंदोलन। सही आंसर इसका डी। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले अब उत्तराखंड में एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे। हाल ही में मई 2021 इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत में वनों की सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख आंदोलन हैं जैसे बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल, जंगल बचाओ आंदोलन बिहार, अपिको आंदोलन कर्नाटक तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्य में। अगला प्रश्न है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? ए मानव प्रदूषण रक्षक, बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सी जंगल की आग, डी स्थानिक रोग। सही आंसर है इसका बी। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही है तो दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थान अद्वितीय जानवर तथा पौधे विलुप्त होने का सामना करेगा। हाल की पेरिस समझौते में जलवायु लक्ष्यों के भीतर रहना, जिनका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 सेल्सियस से नीचे रखना है, अधिक आदर्श रूप से आधार रेखा की तुलना में 1.5 सेल्सियस पर अधिक प्रजातियों को बचाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ए पादप संरक्षण से, बी बाघ प्रजनन से, सी घड़ियाल प्रजनन से, डी पादप प्रजनन से। आंसर इसका ए चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। इस आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट। यह एक पादप संरक्षण आंदोलन था। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ से चिपक कर काटने बचाते थे। इसी श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हुई थी। चिपको आंदोलन की मुख्य बात है कि इसमें स्त्रियों की बड़ी संख्या में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ए पंजाब, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आंसर इसका सी। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में है। अलवर यह अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। वर्ष 1955 में यह वन्यजीव अभयारण्य तथा वर्ष 1978 में से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी भारत। से आंसर है इसका डी भारत। भारत में बाघों की आबादी विश्व के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण 1973 में शुरू हुआ था। 2025 में मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां अभयारण्य घोषित हुआ। 2024 में 3167 भारत में बाघों की संख्या है। अगला प्रश्न है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्य जीव वन्य है। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी अरुणाचल प्रदेश। से आंसर इसका सी महाराष्ट्र। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। वर्तमान में देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं। 57वां टाइगर रिजर्व राता पानी टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश, 58वां माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार है। ए नया सागर पुरस्कार, बी मेधा पाटकर पुरस्कार, सी अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार, डी माहीगिल पुरस्कार। से आंसर है इसका सी अमृत देवी बिश्नोई वन्य जीव पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे 2001 में शुरू किया गया था। 2025
24-25 में अमृता देवी ने विष्णु पुरस्कार डॉक्टर गौरीशंकर और गोविंद भारद्वाज को दिया गया था। अगला प्रश्न है, वेदांत गल पक्षी वर्ण कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। से आंसर है इसका बी के तमिलनाडु। वेदांत गल पक्षी वर्ण तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना व सबसे छोटा जल पक्षी वर्ण है। इसे 1936 में पक्षी वर्ण के रूप में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, पक्के बाघ वर्ण कहाँ स्थित है? ए मेघालय में, बी बिहार में, सी छत्तीसगढ़ में, डी अरुणाचल प्रदेश में। से आंसर है इसका डी अरुणाचल प्रदेश। पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामोंग जिले में स्थित है। वर्तमान भारत में 58 बाघ रिजर्व अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी सिक्किम, सी केरल, डी अरुणाचल प्रदेश। से आंसर है इसका डी अरुणाचल प्रदेश। कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और पूर्वी कामेंग जिले में स्थित हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू की गई थी। भारत का पहला हाथी रिजर्व सिंहभूमि हाथी रिजर्व झारखंड में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अक्टूबर 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? ए उद्यान माना जाता है। ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी साइलेंट वैली, सी येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, डी ग्रेट बैरियर रीफ मरीन नेशनल पार्क। से आंसर इसका सी येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना। इसकी स्थापना मार्च 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत भी आने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, 3 राज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में कौन सा है? ए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, बी आचनकामा अमरकटक जीवमंडल रिजर्व, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। से आंसर इसका ए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। इसकी घाटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि बिंदु के पास चंबल नदी के क्षेत्र में फैली है। यह वन्य जीव अभयारण्य घड़ियाल और पतले मुंह वाले मगरमच्छों के लिए बहुत लोकप्रिय है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध और एक प्रस्तावित रामसर स्थल है। अगला प्रश्न है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र प्रदेश में है? ए कर्नाटक, बी पांडिचेरी, सी केरल, डी लद्दाख। से आंसर इसका डी लद्दाख। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम रेंज पूर्वी भाग में स्थित है। यह अभयारण्य चिरू या तिब्बती मर्ग के प्रवास के लिए अनुकूल स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केवलिया लामजो राष्ट्रीय उद्यान है? ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी असम। से आंसर इसका ए मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवलिया लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य की लोकतक झील में दक्षिण पश्चिम हिस्से स्थित है। इस उद्यान का विस्तार 40 वर्ग किलोमीटर में केवलिया लामजाओ को 1977 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है? एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी केरदेव गाना राष्ट्रीय उद्यान, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। से आंसर इसका डी पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ संरक्षण अभियान है। यह मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा एक परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। सन 1936 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए दादरा नगर हवेली, बी पुडुचेरी, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। से आंसर इसका ए सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में स्थित है। इसमें हिरण की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कई अन्य जानवर जैसे सांभर, चीतल आदि की प्रजातियां भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी असम, डी ओडिशा। से आंसर इसका ए कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में की गई थी। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली रांची टाइगर रिजर्व और बिलीबिली रंगना टाइगर मंदी टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी चंडीगढ़, डी उत्तराखंड। से आंसर इसका ए जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी के समीप स्थित है। दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आदि जम्मू कश्मीर के अन्य नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर में किस पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ए
बसरोडगढ़ अभयारण्य, बी दर्रा अभयारण्य, सी केवलदेव राष्ट्रीय घन राष्ट्रीय उद्यान, डी घाटप्रभा अभयारण्य। सही आंसर इसका सी। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य का राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम केवलदेव घन राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया था। यह पक्षी अभयारण्य 230 से ज्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षियों के लिए घर है। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। से आंसर है इसका बी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार नेशनल पार्क केरल, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने संरक्षित जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व है। ए 10, बी 12, सी 18, डी 25। से आंसर है इसका सी। भारत में कुल 18 संरक्षित जीवमंडल है। जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, जिनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षित प्रदान किया जाता है। भारत के प्रमुख जीवमंडल रक्षित क्षेत्र हैं जीवमंडल और उनकी स्थापना नीलगिरी की 1986, नोकरेक की 1988, नंदा देवी की 1988, मानस की 89, मन्नार खाड़ी 89, ग्रेट निकोबार की भी 89। फिर आगे सुंदरवन की 89, शिमलीपाल की 94, डिब्रू सुखोई 97, देवबंद की 98, पंचमढ़ी की 99, कंचनजंगी 2000, अगस्त्यमाला की 2001, अचानक अमरकंटक की 2005, कच्छ की 2008, शीत रेगिस्तान 2009, सेलाचलम पहाड़ियां 2010, पन्ना सबसे नया 2011। अगला प्रश्न है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। से आंसर है इसका डी कर्नाटक। तालेडी वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य 866.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ से प्रमुख जीव हार्नबिल चित्रकबरा, हार्नबिल, काला पेंतर, मालवारी, गिलहरी, वंट, जेक, भोगने वाले हिरण, हाथी, कील कोबरा और मगरमच्छ आदि हैं। अगला प्रश्न है कीमत झील का और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित के शहर में स्थित है। ए झांसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। से आंसर है इसका बी आगरा। कीमत झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कीमत झील के साथ एक पक्षी विहार भी है, जिसे सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इस झील को 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। इस पक्षी विहार में स्थानीय प्रवास पक्षियों की 100 से ज्यादा प्रजातियां, साथ ही 12 प्रजातियों के स्तनपायी, 18 प्रजातियों के सरीसृप का भी ठिकाना है। अगला प्रश्न है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए कर्नाटक, बी असम, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। से आंसर है इसका सी केरम। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में इकुडुकी जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 57 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान को केरल में पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा है। यह उद्यान तितलियों, जानवर, पक्षियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यह उद्यान चाय के बागान के साथ ही रहरदार पर्वतों के धुंधला की चादर का एक नजारा पेश करता है। अगला प्रश्न है ठट्टेकट पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी गुजरात। से आंसर है इसका ए ठट्टेकट्टा पक्षी अभयारण्य कोटमंगलम केरल में स्थित है। यह पक्षी प्रसिद्ध अभयारण्य एर्नाकुलम जिले में स्थित है। इसके स्थापना वर्ष सन 1983 में 25.16 वर्ग किलोमीटर में की गई थी। इस पक्षी अभयारण्य को भारत का सबसे आकर्षक पक्षी अभयारण्य में से माना जाता है। यह अभयारण्य भारत के पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। से आंसर है इसका सी कर्नाटक। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में स्थित बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य तथा उससे संबंधित राज्य निम्नलिखित प्रमुख हैं। एक है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश, शिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा, मुद्दुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, पाक्कल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना, घाना पक्षी विहार राजस्थान, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। अगला प्रश्न है अभियान E8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ईगल, बी हाथी, सी मुहाना, डी कैंचो। से आंसर है इसका बी हाथी। अभियान 8-1 यानी कि एलिफेंट हाथी संबंधित है। इसे हाथी 8 मिशन भी कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बैठक का एक हिस्सा था, जिसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया। इस बैठक में 8 देश है, भारत, थाईलैंड, केनिया, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कांगो गणराज्य और तंजानिया में भाग लिया। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक वर्ष में एक बार जाता है। 2 में, 3 में, 5 में और 4 में। से आंसर है इसका डी 4 में। अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार जाता है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जाता है।
वर्ष 2022 में आकलन के अनुसार देश में कुल बाघ 3682 हैं, वृद्धि प्रतिशत 6%। सर्वाधिक बाघ वाले राज्य है मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? ए एशियाई गैंडा, बी लाल एंगल, सी नीलगाय, डी कोर। सही आंसर इसका बी। भारतीय बायसीनिया गोर बोस भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। भारत में वे मुख्य रूप से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हिल्स में पाए जाते हैं। यह मूल्य दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिम जिलों में निम्न कोटिवर्तम वनों का पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। ए पलाश, बी साल, सी प्याल, डी सागौन। से आंसर इसका बी साल। 1972 में पारित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसे पौधों एवं जानवरों के प्रजाति के संरक्षण हेतु अधिनियम किए गए जाने के पश्चात पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी जिलों में अरवरी वन रेंज के अवक्रमित साल वनों में पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना? ए 1980, बी 1983, सी 1976, डी 1975। से आंसर इसका सी। वन्य जीव और वनस्पतियों की विलुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापक कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरजेंडर स्पेस और वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय आर्थिकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। सीटी 1 जुलाई 1975 लागू हुआ था। भारत 20 जुलाई 1977 में शामिल हुआ। 18 अक्टूबर 1977 से लागू हुआ। भारत इस समझौते के शामिल होने 25वां देश बना अतः वर्तमान सीटी के 184 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिरी के जंगलों में पाया जाता है? ए एशियाई शेर, बी काला तेंदुआ, बी एशियाई चीता, सी हिमतेंदु। से आंसर इसका ए। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत में केवल गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। जंगलों में घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति एक ऐसा प्रजाति जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन JFM नामक एक दृष्टिकोण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1988, बी 1965, सी 1947, डी 1996। आंसर का ए। संयुक्त वन्य प्रबंधन भारत में राज्य के वन विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच वन्य प्रबंधन की साझेदारी है। इस साझेदारी को वर्ष 1988 की भारतीय वन नीति में प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क कालियार पार्क किस स्थान में स्थित है? ए सिक्किम, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। से आंसर है इसका बी गुजरात। ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क कालियार पार्क गुजरात में स्थित है। यह उद्यान 34 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र एक अधसूख क्षेत्र है। इसके स्थापना क्षेत्र में की गई थी। ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क काले हिरण के संरक्षण के लिए जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान में कई दुर्लभ प्रजाति के जीव निवास करते हैं, जिनमें भेड़िया, धारीदार, लक्कड़बग्गा, सियार, जंगली सुअर तथा जंगली बिल्लियां शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ए 18, बी 16, सी 17, डी 19। से आंसर इसका ए। भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ गुजरात का है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो भौगोलिक रूप से जीव जंतु की रक्षा के लिए निर्धारित होते हैं। इन्हें संरक्षण की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। ए संक्रमण क्षेत्र, बी घोष क्षेत्र, डी बफर क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र सीमित रूप से मानवीय गतिविधियों के अनुबंधित जैसे बस्तियां, फसलें, प्रबंधित जंगल, मनोरंजन आदि हो सकते हैं। बफर क्षेत्र नियमित और गैर विधायक रूप में अनुसंधान व शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति है। फिर है कोर क्षेत्र, किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, पैंथरा टाइगर प्रजाति के लिए विश्व का एकमात्र मैंग्रोव आवास कौन सा है? ए मोलाई वन, बी सुंदरवन, डी सारंडा वन, डी अबुजमाड़ा वन, डी बी सुंदरवन पश्चिम बंगाल। पैंथरा टाइगर बाघ का वैज्ञानिक नाम। आंसर इसका बी है। प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास है। उल्लेखनीय कि सुंदरवन भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। दलदली वन क्षेत्र यहाँ पाई जाने सुंदरी नामक वर्षों के कारण ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकट पर ग्रस्त है? ए हिमालय भूरा भालू, बी धनेश, सी एशियाई चीता, डी एशियाई हाथी। से आंसर इसका डी। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफेंट मैक्सिमम है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्थल जीवित जानवर है। 60 और 75 वर्षों में कम से कम 50% की आबादी के कारण 1986 में से IUCN में रखा गया। इनकी 3 उप प्रजातियां भारतीय, सुमात्रा, श्रीलंका। भारत में इनकी 60% अधिक आबादी है। इनकी सबसे अधिक संख्या कर्नाटक, उसके बाद असम और केरल में है।
राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। से आंसर है इसका बी बिहार। राजगीर चिड़ियाघर भारत के बिहार राज्य नालंदा जिले में स्थित है। फरवरी 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसे वन्य गुड़खर अभियान घोषित किया गया? ए सुंदरवन, बी लद्दाख, सी स्पीति घाटी, डी कच्छकरण। से आंसर इसका डी कच्छकरण वह वन्य घुड़सर अभियान घोषित किया गया। यह गुजरात प्रांत के कच्छ के रण में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य यहाँ विश्व की सबसे बड़ी लवणीय नमनग्रस्त आर्द्रभूमि में से एक है। अगला प्रश्न है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी केरल। से आंसर है इसका सी असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान एक सींग वाले गैंडे, भारतीय गैंडा और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए स्थित है। यह भूटान की तराई में बोडो क्षेत्रीय परिषद की देख रेख में 950 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, जिसे अंतर्गत 1996 प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित 840.4 वर्ग किलोमीटर का इलाका मानस बाघ संरक्षण के क्षेत्र में आता है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र, बी बराक, सी सुबनासिरी, डी गोमती। से आंसर इसका ए लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य असम के नौगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। यह लगभग 70 से 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लाओ खोवा बुराचापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। बैंड जंगली एशियाई जंगल भेड़ और एक सींग वाले गैंडे के लिए आदर्श आवास है। वन्यजीव बैंड में काजीरंगा राष्ट्रीय स्थान है। अगला प्रश्न है नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ स्थान दिए गए। ए वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बी वनीकरण हमारे परिस्थिति को संतुलित कर सकता है। कथन है ए और बी केवल ए, सी केवल बी, डी केवल ए और बी दोनों गलत है। आंसर का ए वनीकरण हमारे परिस्थितियों को संतुलित कर सकता है। वन मिट्टी का कटाव, बाढ़ तथा सूखी जैसी आपदाओं को रोकते हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। वन्य जीव वन पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं। जल संवरण, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने आदि में भी मदद करते हैं। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए वन्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनीकरण मुख्य रूप से वर्षारोपण को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षण क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किससे खतरा है? ए डोलोमाइट खनन, बी तांबा कॉपर खनन, सी मिग्रेनाइट खनन, डी हेमेटाइट खनन। से आंसर इसका ए डोलोमाइट खनन। बुक्सा टाइगर जो पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में अलीपुरद्वार उपमंडल में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में भारत के 15 टाइगर रिजर्व में स्थापित किया था। इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। यह क्षेत्र डोलोमाइट खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो उपस्थित जीव जंतुओं तथा वनस्पति खतरा है। पहला प्रश्न है एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया था? ए 1984, बी 1992, सी 1988, डी 1997। से आंसर इसका बी एलिफेंट प्रोजेक्ट एक केंद्र प्रायोजित क्षेत्र योजना है। इसे फरवरी 1992 में आते के आवास तथा गैलरी की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। यह मानव वन्य जीव संरक्षण और घरेलू हाथियों के कल्याण जैसे मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी असम, अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। से आंसर है इसका सी मेघालय। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व गौरा हिल्स जिले में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित इस रिजर्व को हिमालय पर्वतमाला में सबसे कम अशांत वन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। नोक रेक पहाड़ी गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यूनेस्को ने मई 2009 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में डालने में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है पेपरा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी पंजाब, सी केरल, डी तमिलनाडु। सी आंसर इसका सी पेपरा इसका है केरल। पेपरा वन्यजीव अभयारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। पेपरा वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुआ, भालू, काकड़, हिरण, बोनट, मेकांग सहित स्तनपारियों की 39 प्रजातियां शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में 12वां पारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ए असम में, बी कर्नाटक में, सी सिक्किम में, डी छत्तीसगढ़ में। सी आंसर है इसका डी 12वां पारा अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले। इस अभयारण्य को 1972 में वन्यजीव अभयारण्य के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य में 4 सींग वाले हिरण, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसे आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किस राज्य में गहीर माता समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा, डी गोवा। से आंसर है इसका सी ओडिशा।
गहीर माथा उड़ीसा का समुद्री तट ओलिवर डिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। ओडिशा सरकार ने सन 1997 में समुद्री कछुए को बचाने में अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में गहीर माथा को कछुआ अभयारण्य घोषित किया गया था। गहीर माथा समुद्री अभयारण्य भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में स्थित है। इस उद्यान में 2 अन्य हिस्सों में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तथा भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सी ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, डी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है इसका डी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में देवीकुलम तालुक के दक्षिण पश्चिम घाटों में हाई रेंज कन्नड़ देवन हिल्स में स्थित है। यह 57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और अपने दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी संबंधित है। इसे वर्ष 1975 में एराविकुलम राजमाला वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया और वर्ष 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी कर्नाटक। से आंसर है इसका डी भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चिक्मगलुरु और शिवमोगा जिले में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य में बाघ, हाथी, काला तेंदुआ, मलाबार, विशाल गिलहरी आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। इनकी स्थापना सन 1951 में हुई थी। इससे पहले जगरा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। सन 1974 में इसका नाम बदलकर भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न से किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी पश्चिम बंगाल। से आंसर है इसका डी बुक्सा राष्ट्रीय रिजर्व या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है, जो भूटान और असम के अलीपुरद्वार जिले में सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी धर्मशाला, सी श्रीनगर, डी शिमला। से आंसर है इसका सी श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पहले इस उद्यान को सिराज बाग के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। वर्ष 2007 में यहाँ ट्यूलिप समारोह मनाया जाने लगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। ए 1978, बी 1974, सी 1972, डी 1976। इनमें इसका कोई ऑप्शन नहीं। से आंसर है इसका इसमें कोई आंसर नहीं है इसका ऑप्शन, लेकिन इसका जो सन है वो है 1973। बंगाल टाइगर को वर्ष 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम को भी 1972 में लागू किया था। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, कुलिक पक्षी अभयारण्य में किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। से आंसर इसका डी रायगंज पक्षी अभयारण्य को कुलिक पक्षी अभयारण्य नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगनतिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। से आंसर है इसका बी कर्नाटक। रंगनतिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य कावेरी नदी के तट पर स्थित है। केरल कुमारकोम, थट्टेकट, मंगलवगम, कर्नाटक बांकापुरम, श्रीरंगपट्टनम, दांदेली, आंध्र प्रदेश कोलेरू, पुलिकट, उप्पलपाद, तेलंगाना पाकड़ वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1970, बी 1970, सी 1972, डी 1973। से आंसर है इसका सी 1972। वर्ष 1972 में पौधे व जानवरों की प्रजाति के संरक्षण के भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम किया था। वर्ष 2003 में इसे संशोधन किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके तहत इसे दंड और जुर्माने को और कठोर कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। से आंसर है इसका सी महाराष्ट्र। नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोविंदा और भंडारा जिले में स्थित है। गोविंदा जिला उत्तर में मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस निर्जल द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? ए पिट्टी द्वीप, बी बेरन द्वीप, सी बेले द्वीप, डी बल्लभ द्वीप। सही आंसर है इसका ए पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप समूह भारत के पश्चिमी तट से दूर लक्षद्वीप समूह में स्थित एक छोटा सा निर्जल द्वीप है, जिसे पक्षी पिट्टी द्वीप भी कहते हैं। इस द्वीप में कोई मनुष्य निवास नहीं करता, बल्कि यह समुद्री पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान है। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित पक्षी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गोवा, डी छत्तीसगढ़। से आंसर है इसका बी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। यह गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलजीव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव और उनके उत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया है? ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी जैविक विविधता अधिनियम 2002, डी वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। से आंसर इसका बी। सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षित प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित किया था? ए 1974, बी 1976, सी 1980, डी 1988। से आंसर इसका सी। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया था। वन्य संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों को अखंडता और क्षेत्र को संरक्षित करते हुए इसमें वनस्पति जीवों अन्य विविध परिस्थितिक घटकों को सहित वनों की रक्षा करना है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सेलाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। आंसर इसका ए सेलाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रिजर्व क्षेत्र सेलचम की पहाड़ी में स्थित है। इसी पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी मंदिर भी है। अगला टॉपिक है जैव विविधता। पहला प्रश्न है इसका, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार ईवीएल क्वार्टेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है और निम्नलिखित शामिल है। ए आनुवंशिक विविधता, बी जलवायु प्रेरित आवास स्थानांतरण, सी बास्थानीय संरक्षण, डी जैवविलुप्तता प्रक्रिया। से आंसर इसका डी। क्वार्टेट शब्द का प्रयोग जेरेड डायमंड ने उन 4 प्राथमिक तरीकों का वर्णन के लिए किया था जो निम्न है। पहला है पर्यावास का नुकसान और विखंडन, दूसरा अतिदोहन, अतिशोषण या दोहन, फिर तीसरा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, फिर चौथा है सह विलुप्तता। से आंसर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? ए 1 अप्रैल 2024, बी 5 जून 2024, सी 1 फरवरी 2024, डी 1 जनवरी 2024। से आंसर इसका ए। जैव विविधता संशोधन अधिनियम को 3 अगस्त 2023 को स्वीकृति मिलती है। 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड सम्मेलन है? ए रामसर कन्वेंशन, बी बानो कन्वेंशन, सी वियना कन्वेंशन, डी मराकेश संधि। से आंसर इसका ए। रामसर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड सम्मेलन है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण, उनके संशोधन के समझदारी के उपयोग के लिए निर्मित है। इसे फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और दिसंबर 1975 को लागू किया था। भारत में 1 फरवरी 1982 को संधि को स्वीकार किया गया। आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। ए समुदाय, बी व्यक्ति, सी जनसंख्या, डी स्थान। से आंसर इसका सी। जनसंख्या आमतौर पर एक ही प्रजाति जीवों का एक समूह है जो विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को मापता है। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति और अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजाति के उन पूरे समूह की कमी को इंगित करती है, क्या कहलाती है? ए संकेतक प्रजाति, बी फ्लेक्सिब प्रजाति, सी किस्टोन प्रजाति, डी आधार प्रजाति, ई उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर इसका ए। ऐसी प्रजाति जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति इंगित करते हैं, जिनकी अनुपस्थिति प्रजाति को पूरे समूह को इंगित करते हैं, संकेतक प्रजाति कहलाती है। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। से आंसर इसका ए। तवा जलाशय मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले के इटारसी में स्थित है। इस जलाशय का निर्माण 1978 में हुआ था। इसे वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों में सतत उपयोग के लिए उचित उपयोग करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन प्रतिष्ठित सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? ए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, बी मिनामाता जापान, सी रियो डी जेनेरो ब्राजील, डी ए और बी दोनों। से आंसर इसका सी। जैव विविधता के संरक्षण और उनके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय के लिए वर्ष 1992 में ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन प्रतिष्ठित सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में वैश्विक पढ़ने में जैविक की सुविधा मिलती है। इस सम्मेलन द्वारा एजेंडा 21 के स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव किससे सहयोग में है? ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, बी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, सी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, बी गेट्स फाउंडेशन। से आंसर इसका ए। बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ सहयोग है। इसमें यूएनडीपी ने वर्ष 2012 में शुरू किया था। बायोफिन पहला जैव विविधता संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए वित्त पोषण है, चुनौतियों को संबोधित करता है।
अगर बढ़ने किस प्रजाति पौधे को जानवर की तरह प्रजाति है जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में पाई जाती है? ए संकट में, बी गंभीर संकटग्रस्त, सी संकटग्रस्त, डी स्थानिक। आंसर इसका डी। पौधे जानवरों या वनस्पति की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में पाई जाती है, स्थानिक प्रजाति कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, किस जैव मंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? ए रेड फॉक्स, बी ब्लू जैक, रॉक पिजन और लेमजियर के संरक्षण के लिए विख्यात है? ए गत्सेमलाई, बी कोल्ड डेजर्ट, सी देहांग दिबांग, डी शिलाचलम। आंसर इसका बी। कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल क्षेत्र को वर्ष 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र में रूप में घोषित किया था। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह जैवमंडल क्षेत्र रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन एवं लेमजियर के संरक्षण के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, 2002 में किस जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची से रामसर साइट घोषित किया गया था? ए चिल्का झील, बी सूर सरोवर, सी सरसराई नावर झील, डी पोंगडेलम झील। से आंसर इसका बी सूर सरोवर। वर्ष 2020 में सूर सरोवर जलाशय कीमत झील को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था। इस झील को पानी आग्रा नहर से मिलता है जो दिल्ली में यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से निकलती है। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति विज्ञान ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र को आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है? ए कार्ल मोबियस, बी एडवर्ड ओसनबोर्न विल्सन, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी डेविड टिलमैन। से आंसर इसका डी। डेविड टिलमैन परिस्थितिकी विज्ञानी ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग दिखाया उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।